वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 64 है और TPA का पार्ट 2 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। सबसे पहले अभी मॉक शुरू करने से पहले और बाकी तमाम, अब ये वीडियो भी जाएगा यूट्यूब पे, तो जितनी भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए
तो जो डाटा हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो बोर्ड में एक लेडी मेंबर भी होती हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिकॉज शी इज ए लेडी एंड देयरफॉर सच क्वेश्चन इज आस्क्ड। जस्ट मेरा एक ये गेस वर्क है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, और स्टूडेंट को एडवाइजरी के तौर पे, और खासकर जो गर्ल स्टूडेंट है, तो देयर इज आर्टिकल 15 क्लॉज 3, इट empowers a state to make a special provision for the welfare of women and children। तो उससे संबंधित जो लेजिस्लेशन है, हमारी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी भी है टू रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिसेज अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये कहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल ड्यूटी में? यस सर। कौन सा है क्लॉज? तो पूछ दिया जाएगा, निकालो देखो, अब बताओ देख के। 51, हाँ 51A क्लॉज ई है सर। हाँ, तो वो भी है, और बहुत सारी और मैटरनिटी बेनिफिट और बहुत सारी चीज। बस अब क्वेश्चन इज दिस कि ठीक है, अब इन चीजों को ये समझा गया यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कई वीडियो कि भाई वुमेन का रिस्पेक्ट पहला है, सबसे पहले आप अगर लेडी मेंबर हैं तो सैल्यूटेशन, फर्स्ट सैल्यूटेशन उनको, जज साहब को नहीं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि रेस्पेक्ट पोस्ट की होती है। हाँ। तो जो जज साहब हैं वो एज में भी सीनियर होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जज साहब सीनियर होते हैं बहुत, तो और उनका एज भी ज़्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली थोड़े सीनियर हैं। पोस्ट भी थोड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट तो नहीं का है। तो और चूंकि आप इंटरव्यू देने गए हैं, कोई सोशल फंक्शन नहीं है, हम लोग ये टेबल्स वगैरह या कुछ वैसी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे ठीक है, वुमेन रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट। अब इसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि पहले हमने उनको सैल्यूटेशन किया तो उनको रिस्पेक्ट दिया, और उनको सैल्यूटेशन नहीं करके किसी और को दे दिया तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये सब बचकानी सोच है। आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, पहला सैल्यूटेशन जो हेड ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड है उनका बनता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। ऐसा भी हो सकता है कि यंग एज के लोग ऑफिसर हैं और ज्यादा एज के लोग उनके सबॉर्डिनेट हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में ज्यादा उम्र वाले अपने छोटे को भी सैल्यूट करते हैं एज ए डिसिप्लिन। रेस्पेक्ट इज ऑफ द पोस्ट, और अगर मान लीजिए कि इक्वल है या कुछ वैसा तो ऑफ द एज। तो अब ऐसे बहुत सारे, तो द एडवाइजरी फ्रॉम माय साइड इज कि जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित लेजिस्लेशन है उनको जरूर देख जाइएगा। अब आप जज बनने जा रहे हैं तो कुछ अधिकतर गर्ल स्टूडेंट से डोमेस्टिक वायलेंस में पूछा जाता है। yes, sir. अधिकतर आपके भी सीनियर वगैरह से बात करेंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, और अगर गर्ल कैंडिडेट पूछे गए हैं ना तो हाँ, मेरे पास भी डाटा है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है। गर्ल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को वो तैयार करके जाए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मेल कैंडिडेट से नहीं पूछा जा सकता, मतलब इसको उस तरह से डोंट टेक मी रॉन्गली, दिस इज ओनली ए सिंपल एडवाइजरी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करें, और नहीं अच्छा लगता है तो यू हैव लिबर्टी टू इग्नोर इट। दिस इज जस्ट ए सोशल मीडिया एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 32 बिहार जे इंटरव्यू। साथ में अब चूंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बात हो गई, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज दैट ए फंडामेंटल राइट?
So it is an enabling provision. Yes, exactly. Though it is under the chapter fundamental right, but this is only enabling provision. It is upon discretion of the state to make those provisions. अब क्वेश्चन इज दिस कि अब जैसे बहुत सारी चीजें, द वे यू स्पीक, अब इतना से ही नहीं पीछा छूटेगा कि व्हाई होना चाहिए, मतलब व्हाई स्पेशल प्रोविजन वुमेन के फेवर में होना चाहिए, व्हाई। ये तो आर्टिकल 14 का मैं थोड़ा सा यहाँ पे माय पॉइंट इज कि अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कड़ा इंटरव्यू लूंगा, मतलब थोड़ा जो पूछा जाता उस लेवल से ऊपर थोड़ा लेके जाऊंगा, तो आपकी एक अच्छी तैयारी, मतलब ये हमारा रहा है एक पार्ट ऑफ पॉलिसी कि जो एग्जाम आप फेस करने जा रहे हैं उससे थोड़े कड़े क्वेश्चन पूछे जाए ताकि आप वहां जाके कंफर्टेबल हो सके। हाँ। अब उसी लेवल में या उससे नीचे का लेवल का हम पूछें तो मेरे को आइडियोलॉजिकली एज ए मैन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा बी रेडी फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाई a special provision, making a special provision in favor of a woman is not that itself in violation of equality before law, Article 14. Why only to make a special provision only for the women? तो इसका जवाब अगर आप कहते हैं कि वुमेन आर वल्नरेबल, तो ये बेवकूफ़ी भरा जवाब है। वुमेन के वल्नरेबिलिटी को अब दूसरे भी बहुत तौर तरीके हैं कि इक्वलिटी, वुमेन वेर नॉट इक्वली रिकॉग्नाइज डिस्पाइट, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वल्नरेबिलिटी आप इक्वलिटी की बात करें। हमारे ट्रेडिशन काफी ऊंचे हैं हर जगह कि शास्त्रों में भी लिखा है यत्र नरयानी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास, मतलब इतना हाई ट्रेडिशन शास्त्रों में भी रखते हुए महिलाओं को इक्वलिटी का दर्जा नहीं दिया गया। ससुराल में जो उनकी कंडीशन होती है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इज नॉट मास्टर ऑफ द वाइफ, वो दूसरे सेंस में कहा, लेकिन आप देखेंगे कि वुमेन इज रूल्ड, उन पे ससुराल वालों का दबाव, शादी होने के बाद, शादी से पहले घर वालों का, पेरेंट्स के ये में, एंड वुमेन फ्रीडम, वुमेन एम्पावरमेंट। तो to bring women at par with on the platform of equality, these special, अब अगर ऐसा पूछते हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट ओनली वुमेन को, पैटर्निटी की भी मांग चली है लेकिन उसे कहीं कहीं कुछ जगह मंजूर किया गया है, अब सब जगह हर स्टेट इज नॉट ग्रांटिंग दैट। बस में रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, डेट इज ऑल्सो स्पेशल प्रोविजन। अब महिलाओं के लिए, अब मान लीजिए कोई महिला सफर कर रही है, सी में भी प्रेग्नेंट, में भी पीरियड्स हो उसका, सी रिक्वायर्ड से रेस्ट। तो अगर इस तरह का प्रोविजन, दिस प्रोविजन मेकिंग, और फिजिकली और बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो महिलाओं का वजन थोड़ा कम होता है कंपेयरिंग टू द हाइट भी थोड़ी कम होती है। तो मैं आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर फिजिकली अनफिट, मैं फिजिकली की बजाय मेडिकली शब्द हम लोग, मतलब अब क्वेश्चन इज दिस कि ऐसे सिचुएशन में हम एक जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे अगर बिहेव करते हैं, जुडिशियल ऑफिसर कैसा बिहेव करता है, रीजनेबली, कैसा बिहेव करता है, लॉजिकली। तो आपसे वहां भाषण के लिए और डायलॉग की उम्मीद नहीं की जाती है। और आप खुद ही सोचिए, एक हाईकोर्ट के जज के सामने आप भाषण देंगे या डायलॉग बाजी करेंगे वो कहेंगे तो कुछ नहीं, वाह वाह कहेंगे, हंसेंगे भी,
पता लगेगा आपने क्या किया हो, जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा आपको। तो आप इन सारे बेवकूफ़ियों को मत कीजिएगा। आप मतलब जो भी आंसर दीजिए स्माइलिंग फेस के साथ, लॉजिकल आंसर, रीजनेबल आंसर दीजिए, प्रैक्टिकल वे से दीजिए, मैच्योरिटी भरा आंसर दीजिए। तो अब कभी कभी और बाकी कैंडिडेट का भी मॉक चलता है, तो सबको मतलब दिस इज जस्ट एडवाइजरी टू ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग। तो वो खास एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दो डेट इज नॉट इनटू आवर सिलेबस। अब सिलेबस बनाने वाले लोगों के लिए अब क्या कहा जाए? अब आईपीसी के बगैर व्हाट ए मजिस्ट्रेट विल डू इनटू द कोर्ट, आई डू नॉट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन नॉट टू हैव आईपीसी। नियम बनाने वाले को पता नहीं क्या सूझा कि 35 वाल, अगर मैं इंटरव्यू में होता तो मैं किसी को भी 35 से कम नहीं देता, इनटू माय पर्सनल ओपिनियन। 35 से कम देना एक तरह से पनिशमेंट है, सजा है, उस बेचारे का करियर बर्बाद हो जाना, वो बाहर को हो जाना। अगर उसमें थोड़ी कमियां है तो ट्रेनिंग के दौरान उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान निगरानी रखी जा सकती है। लेकिन 35 से कम दे के उसको बाहर कर देना, मैं इसको मतलब मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है। और इसीलिए मैं कभी कभी समटाइम्स आई से दैट इट इज़ नॉट द फेलियर ऑफ द कैंडिडेट, इट इज़ इरिटेशन ऑफ द बोर्ड। मतलब अब मैं जैसे एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, आई मे बी टोटली रॉन्ग। अब जो भी उन्होंने बनाया हो इस तरह के नियम कानून, अब जो भी एनीवे हम लोग उधर चलेगा। नाउ कॉलिंग टू रेस्ट्रेंट, आज हम लोग वो करेंगे सेक्शन 10। हाँ, सेक्शन 10 करेंगे। एक मजाकिया सा वाक्य हो गया था, मजाकिया सा वाक्य ये हो गया था, ऐसे ही मॉक चल रहा था किसी कैंडिडेट का टीपीए का, तो ला कहने की सर टीपीए में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो समझ में ही नहीं आता, मतलब इस तरीके से। तो मैंने मजाक में उसे कह दिया कि भाई जिसने ड्राफ्ट किया होगा बहुत विद्वान होगा। विद्वानों की भाषा जल्दी समझ में, मतलब ऐसे ही लाइटर मोड में, हंसी मजाक में। पढ़ने का तौर तरीका है लॉ पढ़ने का कि जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ उसे छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ना तो बेहतर समझ में आता। आप कॉमा और फुल स्टॉप का ध्यान रखें, आप सिग्नल का ध्यान रखे ही नहीं, फुल स्पीड पे आप भागे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। तो लॉ पढ़ने का तरीका, आप लॉ में जो कॉमा फुल स्टॉप जहां दिया हुआ वहां से उसे अलग कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा। और जैसे जैसे थोड़ी नॉलेज इनरीच होगी तो और ये इजी होता जाएगा, डे बाय डे इजी होता जाएगा। तो टू स्टार्ट विथ, अब नाउ हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा था कि सेक्शन 10 में किस तरह के रेस्ट्रेन की बात, व्हाट इज रेस्ट्रेन? So restraint is any restriction. A person is debarred from doing something. Yes, By virtue of this restriction. very correct, absolutely correct, outstanding answer, perfect answer। तो सेक्शन 10 में रेस्ट्रेन किस चीज पे इम्पोज किया गया? रेस्ट्रेन किस चीज पे इम्पोज होगा तो कंडीशन वॉइड होगा? Right of disposal, sir. Alienation of the property. हाँ, तो डिस्पोजल आपने कहा, तो अगर आपको चूज करना हो डिस्पोजल या एलिनेशन तो क्या चूज करेंगे? हालांकि डिस्पोजिंग भी शब्द इस्तेमाल किया गया और एलिनेशन भी, और हेडिंग में वर्ड
कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, तो अगर चूज करना हो राइट ऑफ डिस्पोजल या एलिनेशन, तो क्या प्रेफर करेंगे, डिस्पोजल वर्ड या एलिनेशन? एलिनेशन ही सर प्रेफर करेंगे। हाँ, एलिनेशन। मार्जिनल हेडिंग में इसका एलिनेशन है, तो वो बेल एक्ट में। हाँ, तो अगर कोई पार्टी ट्रांसफर होती है यस सर। तो एलिनेशन से संबंधित टर्म्स कौन इम्पोज कर सकता है, सेलर या परचेजर? सेलर। यस, अगेंस्ट परचेजर। हाँ, तो अगर कोई सेलर, मतलब फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 देयर मस्ट बी ए वैलिड ट्रांसफर। यस सर। तो चूंकि देयर हैज टू बी ए वैलिड ट्रांसफर, चूंकि द ओपनिंग लाइन ऑफ सेक्शन 10 begins with where party is transferred, so there has to be a transfer at least. This is the first stage. अब हम आपसे कहें कि एक पार्टीशन डीड है, दो भाइयों के बीच बंटवारा हुआ, उसमें एक शर्त रख दिया गया कि किसी भी भाई को अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो सिर्फ वो अपने ब्रदर को ही बेचेगा, और ब्रदर उसका जो भी रेट तय करेगा उसी रेट पे बेचेगा। तो क्या इज दिस हिट बाय सेक्शन 10 और नॉट? क्वेश्चन इज पार्टीशन ए ट्रांसफर? No, partition is not a transfer of property, and since partition is not a transfer of property, it will not be hit by section 10. हाँ, तो हाँ, जस्ट अब मान लीजिए कि इस तरह का कोई कंडीशन है कि तो अगर प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं की जा सकती तो उस प्रॉपर्टी का डेथ हो जाएगा। हाँ। और इट इज अब क्वेश्चन इज दिस कि ठीक है, सेक्शन 10 तो अप्लाई नहीं करे, बट इट इज इक्विटेबल कि उसकी प्रॉपर्टी पे इस तरह का रेस्ट्रेन लगा दें। नहीं नहीं नहीं। टीपीए में, पूरे टीपीए में एक है रूल अगेंस्ट परपेच्युटी। हाँ सर। हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो होमवर्क में अगले सेशन में आप ये तैयारी करके रखना कि अगर पार्टीशन डीड में ये कंडीशन है तो ठीक है, सेक्शन 10 तो अप्लाई नहीं करेगा, बट विल दैट हिट अगेंस्ट बाय सेक्शन 14 और नॉट, उसका क्या है? अगर whether such a condition imposing restriction into the partition deed can be said to be a valid restriction or not. टीपीए को हमें इस नजरिए से पढ़ना है कि टीपीए was enacted to make the contract act complete. कॉन्ट्रैक्ट किसको गवर्न करता है? एग्रीमेंट। हाँ। अगर एक लाइन में, एक शब्द में कहा जाए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब रफली हम लोग एग्रीमेंट, जितने भी ये ट्रांसफर हैं इनमें एग्रीमेंट होता ही होता है। तो टीपीए इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अलग अलग कर दिया गया, सेल ऑफ गुड्स पहले था, हटा दिया गया, टीपीए हो गया। और इन सारे एग्रीमेंट बहुत उससे कनेक्टेड होता है, इक्विटी से। हाँ। तो अब मान लीजिए कि
कैन वी से कि पार्टीशन डीड में इस तरह का एग्रीमेंट कि जब भी बेचेगा तो इस तरह का कंडीशन जब भी बेचेगा तो अपने भाई को ही बेचेगा, भाई के अलावा किसी को नहीं, और मार्केट रेट कंसीडरेशन भी उसका भाई ही फिक्स करे, तो will not it defeat the provision of law? Will that be will that be in public policy? No, sir, not तो ठीक है, सेक्शन 10 सचे उस कंडीशन को एग्रीमेंट हम लोग कह सकते हैं जो पार्टीशन डीड में वो कंडीशन इम्पोज किया गया है। पार्टीशन डीड में ये कंडीशन है कि एक भाई जब भी बेचेगा तो दूसरे भाई को ही बेचेगा, असाइन होगा। तो डज इट टेक प्लेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम और नॉट? Yes, sir. Condition is a type of agreement to both the party are willing and they have appended their respective signature. तो अब सवाल ये होता है कि इंटरव्यू बोर्ड में इतने डीप लेवल में जाने का उनके पास टाइम नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि इतने डीप लेवल में वो जाएंगे। इक्का दुक्का कहीं आपको चेक कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया इस तरीके से और आपने कह दिया कि नो सेक्शन 10 के लिए एक वैलिड ट्रांसफर होना चाहिए, सिंस पार्टीशन इज नॉट द ट्रांसफर, तो सेक्शन 10 से ये हिट नहीं करेगा, कहेंगे कि ऑल राइट, तो क्या वैलिड होगा नहीं होगा, छोड़िए सेक्शन 10 ओवर। लेकिन जब इस लेवल का क्वेश्चन पूछे तो 20 श्योर यू आर टू बी गिवन मिनिमम 70+। मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, अगर कभी कुछ ऐसा होता है, अगर आपसे डीप कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप निराश मत होइए, आप खुश होइए कि उन्होंने अपना कैलकुलेशन कर लिया है और हाउ मच यू आर टू बी, तो 70 का ही एवरेज रहता है। मतलब 70+ अगर सेटिस्फाई कर दिया तो और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। मैंने एक मार्कशीट भेजा था इंटरव्यू का आपको 80 नंबर का। Yes, sir. नाम नहीं लेना है, और भी मार्कशीट मुझे मिल गई है और भी अच्छे नंबरों के। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में मतलब एक भय का माहौल बन गया हाँ, कि अरे इंटरव्यू में कहीं 35 से कम तो ना आ जाए, अरे कहीं खराब नंबर तो ना आ जाए, 35, 36, 40 पे ही लटक जाए। तो इन भय के माहौल से खुद को अलग कीजिए और अपना बेहतरीन देने का प्रयास कीजिए। एनीवे, मतलब जैसा एडवाइजरी के तौर पे। अब क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 10? sir, absolute restraint has not been defined under section 10. It simply states that any condition which absolutely restrains the power of alienation, that would be void. एब्सोल्युटली रेस्ट्रेंट्स द, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक शब्द और आपसे छूट गया, which absolutely restrains the power of alienation of transfer. किसके पावर को रेस्ट्रेन किया जाता? हाँ, तो एक शब्द छोटा सा छूट गया। मतलब वही है कि इंटरव्यू में तो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, वो इन बारीकियों को सेकंड में कैच हाँ, तो आपको बस यही करना है कि आप जो भी बोलें कम, अगर मान लीजिए कि यही इंटरव्यू आपका अगर कोई दूसरे लेते तो अब एनीवे, कहने का मतलब कि ये सब एरर नहीं होना चाहिए। तो अब नाउ फाइन एनफ, absolute restraint has not been defined, but what type of restraint may be called into nature of absolute restraint? Sir,
any restriction on the property which absolutely or substantially takes away the power of alienation would be in the nature of absolute restraint. इसको थोड़ा शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके बोल लो। अच्छा एक चीज बताओ, लंबे आंसर, कॉम्प्लिकेटेड आंसर को समझने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है या शॉर्ट आंसर को समझने में? सर ज्यादा एनर्जी की जरूरत आपको लंबे आंसर को समझने में लगेगी। अब देखो सुबह से शाम तक वो इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला वर्क करते करते, तो एक ट्रिक है शॉर्ट आंसर। आप क्यों, मतलब आप इसको जो ये लंबा चौड़ा आपने कहा, यस सर, जो रिस्ट्रिक्शन और ये सारी चीजें, तो सीधा ये कहो कि एनी कंडीशन, लिखो इसे, एनी कंडीशन विच टेक्स अवे, any condition which takes away power of alienation either completely or substantially may be called as a absolute restraint in terms of section 10. यस सर। आपने जो आंसर दिया था बिल्कुल सही दिया था, आपके आंसर में कोई कमी नहीं थी, थोड़ा सा वो सिंप्लीफाइड नहीं था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, लीगल लैंग्वेज से ओतप्रोत था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मतलब क्वेश्चन इज दिस कि स्मूथ अंडरस्टैंडिंग आप जो बोलेंगे वो भी उनका भी माइंड प्रोसेस करेगा, तो जो बेहतरीन आंसर वो है जो उनको अच्छा लगे। अब जो भी है, मतलब ये मेरा अपना, इट कैन बी बोथ वे, वो कोशिश ये करना है कि सिंपल आंसर देना है। ये अब मान लीजिए कि सेलर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा, हाँ, कैन ही इम्पोज ए कंडीशन अपॉन सच ट्रांसफर? ऐसे तो सर वो कर सकता है। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर विथ कंडीशन और विदाउट कंडीशन। तो मेंस पर्पस से इसको आपने पढ़ा ही होगा। व्हाट इज द मोस्ट वाइटल फीचर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी? Sir, free enjoyment of the property. Power of alienation. Ownership is one of the basic instincts. Alienation is one of the basic instinct. Alienation is one of the essence of the right of ownership. ये हाँ लिखा। Alienation और भाई ऑनरशिप राइट, एलिनेशन, हम लोग कहते हैं कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। मकान मालिक किराएदार के झगड़े में, मतलब जो भी, तो ऐसा उदाहरण दिया जाता है ना कि अपना घर जहां मर्जी थूक लो, स्लैंग उदाहरण है, अनपार्लियामेंट्री एग्जाम्पल है। किराए का मतलब क्वेश्चन इज दिस कि पावर ऑफ एलिनेशन इज एसेंस ऑफ द राइट ऑफ ऑनरशिप। That has been very very vital and therefore section 10 is always asked into the exam. मेंस पर्पस से कितना इम्पोर्टेंट है, पीटी में भी क्वेश्चंस होता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो सिंस सेक्शन 10 clarifies
the issue of alienation. तो therefore section 10 has its own importance. और सेक्शन 10 पार्शियल रेस्ट्रेंट की बात नहीं करता। Yes, sir. तो अब हम लोग इसको नहीं यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन सा रेस्ट्रेंट एब्सोल्यूट है, कौन सा मेंस पर्पस है, उसको थोड़ा सा रेफर कर लेना। सिचुएशन बना के वो ये नहीं, उनको भी पता है कि वह क्वालिफाइड मेंस और कोई एग्जांपल देंगे तो यू आर कैपेबल टू आंसर। तो आई डोंट थिंक इस वो पूछेगी। अच्छा, ऐसा पूछ भी सकते हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन देख लेना, हो जाएगा ना वो। Yes, sir. What are the exceptions to section 10? Sir, first exception है आपका लीज, दूसरा है मैरिड वुमेन। तो मैरिड वुमेन का क्या है? A person married woman who is not a Hindu, Buddhist or Muslim by religion. तो अगर मान लीजिए कि मैंने कोई प्रॉपर्टी मैरिड वुमेन को दी और उसके पावर ऑफ एलिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या वो ट्रांसफर वैलिड होगा या वॉइड होगा? वो कंडीशन वैलिड होगा या वॉइड होगा? कंडीशन वैलिड होगा सर, तभी होगा जब मैरिड वुमेन ना हिंदू है, ना बुद्धिस्ट है, ना मुस्लिम है बाय रिलीजन। ऐसा क्यों? मैरिड वुमेन के पास प्रॉपर्टी रहेगी तो उसके भविष्य के लिए काम आएगा वो। अगर बेच ही देगी तो फिर उसे दिक्कत होगी। तो डेट हैज बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ फॉर द बेटरमेंट। लेट्स सी, अब लीज के केस में ये कैसे है? ए लेसी कैन नॉट फर्दर सबलेट इट। यस सर, क्योंकि लेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लीज, हम ये कहना कोई गलत नहीं है कि लेसी इज नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ये कहना ठीक है, लेकिन इसको भी बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं लीज इज ए ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड, लीज इज ए ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। लीज तो उसमें यह कंडीशन इम्पोज किया जा सकता है। हाँ। What is section 11? Section 11 is restriction repugnant to interest created. What is any restriction on the mode enjoyment of the property? Now, so according to section 11, where property is transferred absolutely and the transferor imposes a condition restraining the mode of enjoyment of the property, then in such a case the condition would be void but the transfer is valid. मैं कोई फ्लैट खरीदता हूँ, यस सर, किसी से, ठीक है, और वो कहता है कि आप इसमें नॉनवेज नहीं बनाएंगे कभी, तो will that be a valid condition? No sir. सेक्शन 11 में 10 में तो उस कंडीशन को वाइड कह दिया गया, सेक्शन 10 में, मतलब रेस्ट्रेंट को। 11 में उसको क्या कहा गया? एज इफ नो कंडीशन has been, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। as if there was no such direction. ये जब पूरा पढ़ दीजिए। Where on a transfer of property, an interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there was no such direction. तो अब क्वेश्चन इज दिस कि हमने कोई फ्लैट बेचा किसी को, Yes sir. और कहा कि भैया आप
रात के 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है। आपको अगर 9 से ज्यादा बज गया तो आप बाहर ही कहीं स्टे करें, फिर नहीं आ सकते। विल दैट बी ए वैलिड कंडीशन? It should not be, sir. हमने कोई मकान किराए पे दिया Yes, sir. और किराएदार को कहा कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है। Yes, sir. विल दैट बी ए वैलिड कंडीशन? Sir, in this case, I think it would be a valid condition. हाउ? Sir, आपने किराया, there is no transfer of absolute interest, sir. सेक्शन 11 में कहीं बात की गई है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की? Yes, sir. When on a transfer हो of गया property- मैं समझ गया, नोट डाउन लाल पेन से। सेक्शन 11 applies in case of absolute transfers. इसमें एब्सोल्युटली वर्ड यूज किया गया है, इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली। Yes, sir. हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो बैरक को, इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली। Yes, sir. एक इसका एक्सप्लेनेशन भी एक लाइन का लिख लो, लाल पेन से ही लिखना। सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल ओनली वेयर Yes, sir. Section 11 is applicable only where an absolute interest Yes, sir. or ownership right has been created. Yes, sir. मैंने अपना एग्रीकल्चर लैंड किसी को बेच दिया और कहा कि वो इसमें जो है जब भी खेती करेगा तो पीठ नहीं लगाएगा, पैडी लगा सकता। तो इज इट ए वैलिड कंडीशन? No, sir. आपने बेच दिया है ना, तो ट्रांसफर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है सर ये। इसका एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 11 का? सर यही कि वह एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है और ट्रांसफरर कोई किसी कंडीशन को इम्पोज किया फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हाँ। Any condition imposed by the transferor for the beneficial enjoyment of his adjoining And this was best explained in which case? self versus Moxie. हाँ, क्या फैक्ट था उसका? Fact तो सर याद नहीं, देखा नहीं है सर। अरे ये बहुत वाइटल है उसमें। और भी आगे और प्लॉट और उसमें एडजॉइनिंग था। उसको और भी आगे हम लोग देखेंगे। निगेटिव कोवेनेंट रन्स विद द प्रॉपर्टी, उसमें एक पीस ऑफ लैंड था जिसके चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई थी और बीच में गार्डन था। तो ट्रांसफरर ने वो बिल्डिंग बेचा विथ द कंडीशन कि ये गार्डन एज इट इज रहेगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो। तो ए ने बी को बेच दिया गार्डन, अब बी ने गार्डन बेच दिया सी को, तो सी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने लगा। तो ए ने ऑब्जेक्ट किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा कि भाई मैंने इसे परचेज किया है और इस तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है इज नॉट वैलिड। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का चारों तरफ जो फ्लैट बने हुए और बीच में गार्डन होना इस पूरे बिल्डिंग के खूबसूरती को मेंटेन करता है, एंड दिस इज फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द एडजॉइनिंग पार्टी ऑफ द ट्रांसफरर।
बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफरर होना चाहिए। सेक्शन 11 आपने बता दिया, वो हो सकता है पूछ दे। कर ले। हाँ, तो इसे कट हमने शॉर्टकट में बता दिया इंटरव्यू के लिए। तो थीम तो समझा दिया, बस उसको अपने वर्ड्स में या हाँ, थीम ही आपको बोलना है। रटा रटाया में दिक्कत सबसे बड़ा क्या है कि कुछ चीज मिस कर गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आपका बेहतरीन इंटरव्यू और पता लगा कि बहुत फेल ही कर गया। तो रटा रटाया में दिस इज द अटमोस्ट डेंजर रटा। और इसीलिए मैं कहता कि रटिए मत, समझिएगा तो मिस ही नहीं कीजिएगा। अगर समझा हुआ है और कुछ गलत हो गया तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या गलत किया। रटा रटाया में नहीं, आप कैच ही नहीं कर पाते कि क्या। तो नॉट ओनली डैट, ये तो थीम है। एक फर्दर इशू था कि नॉट टू क्रिएट कंस्ट्रक्शन वर्क, it was an agreement between A and B. Yes, sir. And as per even if privity of contract, उसमें privity of contract रूल के, अब B ने C को बेचा। B ने C को बेचते हुए इस तरह का कोई एग्रीमेंट टर्म नहीं लगाया। सी का कंडेंशन ये था कि सी इज नॉट बाउंड बाय द एग्रीमेंट और बाय द कंडीशन एग्रीड बिटवीन देम ए एंड बी। हाउ सी इज बाउंड बाय द कंडीशंस ए एंड बी, तो उसके लिए कहा गया कि निगेटिव कोवेनेंट रन्स अलोंग विद द प्रॉपर्टी। और भी जजमेंट पढ़ेंगे तो प्रिविटी रूल का भी बनाया गया कि डेट में बी टेकन इफ a stranger third person is concerned, better to have exception of the privity of contract rule। बहुत सारे, अब यहाँ पे हम लोग उतना नहीं डिस्कस कर सकते। इंटरव्यू फाउंडेशन कोर्स में ये सारी चीजें बताई जाती हैं डिटेल्स में। टुल्क वर्सेज मोक्से हो गया। 10 और 11 में डिफरेंसेस क्या हैं? तो सबसे पहला कि सेक्शन 10 सारे टाइप ऑफ ट्रांसफर्स पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर्स ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। और सेक्शन 10 बार्स एलिनेशन, where section 11 bars is a condition restraint on alienation. Section 11 is a condition on restraining the enjoyment of the property, enjoyment of the property। सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट या लिमिटेड ट्रांसफर भी हो सकता। हाँ, तो ये हम एब्सोल्यूट एज वेल एज लिमिटेड। सेक्शन 11 एब्सोल्यूट। हाँ, सेक्शन 10 deals with restraint on alienation, and section 11 deals with condition of enjoyment। और सेक्शन 12 को देख लेना। सेक्शन 12 इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। और ट्रांसफर फॉर बेनिफिट सेक्शन 13। यस सर। तो ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ why property cannot be transferred to unbound person? सर, सेक्शन 5 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन। अनबॉर्न पर्सन एट द डेट ऑफ ट्रांसफर ही इज नॉट लिविंग, ही इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो सर वो अगर प्रॉपर्टी तुम ट्यून में क्यों नहीं बोलते कि लिविंग पर्सन करके, एंड जो अभी बोला मतलब लिविंग पर्सन, सिंस अनबॉर्न पर्सन हैज नॉट taken birth and therefore he is not a living person। अगर प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी अनबॉर्न पर्सन को तो डेट ट्रांसफर इज हिट बाय सेक्शन 5। यस सर। एक्सप्लिसिट होना चाहिए। जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। मतलब ऐसे मजाकिया तौर पे मैं बोल रहा हूँ। इंटरव्यू एक्सप्लिसिट आंसर। समझ गए सर, कहाँ कर सकते हैं।
मत ट्यून में बोलना है, उसी ट्यून में, उसी टर्म्स में बोलना है। जितना सिंप्लीफाइड होगा, सिंप्लीफाइड तरीके से बोल रहे हो तो उसका फायदा ये है, वो सीधा यही समझे, सिंप्लीफाइड तरीके को रट्टा नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट के जज साहब अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो रट्टा मारे वाले को पसंद करेंगे या समझने वाले को? समझने वाले। अगर कोई लॉ प्रोफेसर इंटरव्यू ले तो वहां वो रट्टा वाले को, अब आई डू नॉट से, मतलब एक जस्ट मेरा ओपिनियन, इन मेंटल इंक्लाइनेशन की बात, तो सिंप्लीफाइड वर्जन तभी आ सकता है जब आप समझते हैं। रट्टा मारे तो फिर दिक्कत होगी। तो सिंस property cannot be transferred to unbound person in view of section 5, then property can only be transferred for the benefit of unbound person। क्या वर्ड benefit of unbound person लिखा हुआ है? यस सर। बेनिफिट, तो अनबाउंड पर्सन को हम कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे? ट्रस्ट बना के। ट्रस्ट इज द मोड फॉर द बेनिफिट टू द अनबाउंड पर्सन। ये पूछा जा सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, डीप कंसेप्चुअल। एक सेकंड सर, एक चीज लिख ले उसके बाद। यस सर। अब बेनिफिट के लिए ही ट्रस्ट, ये पूछा जाएगा कि why a property cannot be directly transferred to unbound person, why it has to be transferred through agency of trust। तो यह क्वेश्चन दो पार्ट में है। why cannot be transferred? Because of section 5। why it can be transferred through the agency of trust? Because section 13 permits that property can be transferred for benefit of unbound person, and to create benefit to unbound person, it could be possible only by making a trust, creating a life interest। यस सर। अब जैसे ये जो है, यस सर। किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए उसको ट्रांसफर करना है, तो ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। यस सर। और उसके बाद पड़ी जाएगी अनबॉर्न पर्सन को। ठीक है सर। जब वो सक्सेसफुली बर्थ ले लेता है, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से जाएगी। अब नाउ बी जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, कैन वी ट्रीट हिम होल्डर ऑफ लाइफ इंटरेस्ट एज ट्रस्टी फॉर द अनबॉर्न पर्सन? यस सर, उसका वही स्टेटस। यस एग्जैक्टली। अगर अनबॉर्न पर्सन का जन्म नहीं हो पाता है किसी कारण से, या अनबॉर्न पर्सन जो है जन्म ही नहीं हो पाता, यस सर, ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट किया और उसके बाद जो अनबॉर्न पर्सन को जाएगा, अनबॉर्न पर्सन डज नॉट टेक बर्थ, तब क्या होगा? किसको मतलब आगे क्या होगा? हमको लगता है कि प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रस्ट। यस, जो लीगल हेयर जो लाइफ इंटरेस्ट वाले हैं, उनके लीगल हेयर को क्यों नहीं जाएगा? ट्रस्ट
के लिए बनाया गया था ना, लाइफ इंटरेस्ट मिला था उसको, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया गया था। एंड डायरेक्ट ओनली ही मे बी ओनली बेली, मतलब बेली नहीं कह सकते हम लोग, इन मतलब जो बेली होल्ड्स द प्रॉपर्टी फॉर इट्स रियल ऑनर, तो ट्रस्टी होल्ड द क्या डज ट्रस्टी होल्ड ए प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ और ट्रस्टी होल्ड्स द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी? So benefit of the beneficiary को ट्रस्टी होल्ड करता है। तो जब बेनिफिशियरी ही नहीं है तो पर्पस ऑफ ट्रस्ट फेल्स, हाँ, and since the purpose of trust fails, therefore the party will revert back to the man who created that interest. तो इसलिए रिवर्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी। yes sir, समझा सारा दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि तैयारी इस तरीके से हो। कभी कभी मुझे भी जोश आ जाता है कि हाँ भैया पूछिए जहां से जो भी पूछना है आप, मतलब घमंड नहीं, एक घमंड तो बहुत बुरी चीज, किसी का भी नहीं है। और मैं क्या घमंड करूंगा, आई ऑलवेज यूज्ड टू से लॉ इतना बड़ा है, आई हैव ओनली लिटिल नॉलेज ऑफ इट, तो घमंड नहीं। तो ये सारी चीजें yes sir, ये उनको भी पता है कि हर मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट बता देगा कि रिवर्ट, तो क्यों रिवर्ट होगी, तो क्यों रिवर्ट होगी उसके एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं समझ रहे हैं। क्यों प्रॉपर्टी ट्रस्ट के ही थ्रू, क्या हम ये कहेंगे कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर की जाएगी? ये मेरा कहना सही है, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर की जा सकती है। ये कहना इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13 सही है गलत है? सही है सर। चुक गए हो गई गलती। अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए थ्रू ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। बेनिफिट शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है। गॉट इट? और और उसमें क्या यह कहना सही है कि ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न मस्ट बी प्रीसीडेड बाय ए लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ ए पर्सन इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड? Yes sir. जो होल्डर ऑफ लाइफ इंटरेस्ट है, ही मस्ट बी ए लिविंग पर्सन। और कहीं लिखा हुआ है 13 में कि अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए जो भी ट्रांसफर किया जाएगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा। Yes sir. Second condition वही है। कहाँ लिखा हुआ, पढ़ के सुनाओ। Unless it extends to the whole of the remaining interest the transferor in the property. हाँ, तो अनबॉर्न पर्सन लाल पेन से लिखो। Yes sir. The transfer for the benefit of unborn person the transfer for the benefit of unborn person must include the whole interest. Yes sir. That is the absolute interest. Yes sir. अब उसी को उदाहरण से, जैसे ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके फर्स्ट सन को
अगर एनीथिंग लेस देन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है तो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में भी चूंकि जो लैंग्वेज यूज किया गया है सेक्शन 13 में वो कि बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट, जब पढ़ दो वहां से, unless it takes place to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. हाँ, तो फुल इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। और सेक्शन 13 क्या अगेंस्ट मुस्लिम अप्लीकेबल है या नहीं? नहीं सर, सेक्शन 13 मुस्लिम के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीपी एक्ट। हाँ, और गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन अंडर मुस्लिम लॉ यस सर। वैलिड है, वॉइड है? वॉइड है सर। यस, अब्दुल कदूर के केस में ये होल्ड किया गया। इंग्लिश लॉ में यस सर। सेक्शन 13 को लिख लो, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज कहता है। यस सर। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। आधा घंटा तो हो ही गया होगा, तकरीबन उससे ज्यादा ही हो गया। अब हम लोग तो 3-4 घंटे लगातार कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जाना है यूट्यूब पर। यस तो सर। हमारे कैंडिडेट्स बच्चे लोग कहते हैं कि सर थोड़ा छोटा वीडियो नहीं हो पाएगा। अब भैया आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें तो इस कदर से पढ़ें कि वो उस टॉपिक से आप निश्चिंत हो जाए। तो चलिए भाई, लोगों की बातें भी माननी चाहिए। अब छोटा छोटा भी करते हुए करीब 45 मिनट 1 घंटा का तो हो ही जाता है हम लोगों का वीडियो। हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक भी लेंगे, अरे एनर्जाइज हो जाए। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आगे सेक्शन 14 से कंटिन्यू करेंगे, रूल अगेंस्ट परपेचुएट।